चश्मा से क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है। आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसी साहित्यकार, एक ऐसी मातृ शक्ति को लेकर आई हूँ, जिनकी साहित्यिक यात्रा को सुनकर आपको ऊर्जा मिलेगी और साहित्य के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने में एक प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए मुजफ्फरपुर बिहार से एक प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर आरती कुमारी जी का स्वागत करते हैं। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। और आपका एमएस केसरी पब्लिकेशन के द्वारा मैं निरंतर देखती हूँ आपके प्रोग्राम को। आप नए नए प्रतिभाओं को लेकर आती हैं, काव्य गोष्ठियाँ करवाती हैं और बहुत सारे कार्यक्रम करवाती हैं, लगातार साक्षात्कार भी करवा रही हैं। तो आपके इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत बहुत बधाई और सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। और आज डॉक्टर आरती मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे बीच जुड़ी हैं, जिनसे हम लोग साहित्यिक चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न होगा आरती जी आपसे, क्योंकि आप खुद भी एक लेखिका हैं, तो आपको क्या लगता है वर्तमान समय में युवा साहित्य में रुचि रखते हैं या नहीं? देखिए, ये तो बहुत ही मूल प्रश्न आपने पूछा। आज के दौर में अगर मैं युवाओं की बात करूं और सबसे पहले तो आप ही प्रतिनिधित्व कर रही हैं युवाओं की। तो जैसा मैं देखती हूँ कि युवाओं को साहित्य के प्रति अभिरुचि तो बहुत बढ़ी है और इसमें कहीं न कहीं जो हमारे सोशल मीडिया का प्रभाव है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है युवाओं को। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो कोरोना काल के माध्यम से, चाहे वो शैक्षणिक गतिविधि हो या दूसरे विभागों में जो कार्य हो रहा हो या फिर साहित्य, हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, हर क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और ख़ासकर साहित्य में, चाहे वो गज़ल लेखन हो, चाहे कविताओं का लेखन हो, उनकी अभिव्यक्ति बढ़ी है। वो किसी न किसी माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। ये बात अलग है कि वो उस विधा की पूरी जानकारी रखते हैं या नहीं, या उस विधा में वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं या नहीं। लेकिन मैं जो देख रही हूँ कि हर व्यक्ति अभिव्यक्त करना चाहता है और युवा खासकर किसी न किसी रूप में, चाहे कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविता, मुक्तक या एक डायलॉग वन, आजकल लोग स्टेटस भी लगाते हैं, तो वन लाइनर डायलॉग लगाते हैं, तो वो कहीं न कहीं अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो साहित्य का जो मूल रूप है, उसमें वो अभिव्यक्त कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उनकी अभिरुचि तो निसंदेह बढ़ी है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आदरणीय। अगर युवा रुचि रखते हैं साहित्य में, तो फिर ऐसी क्या वजह है जो पुस्तकें अभी पहले की अपेक्षा नहीं बिक पा रही हैं? इसकी वजह क्या है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं बिक पा रही हैं, क्योंकि लगातार पुस्तक मेला लग रहे हैं अलग-अलग राज्यों में और विश्व पुस्तक मेला भी लगता है और मुझे लगता है कि युवाओं की संख्या उसमें ज़्यादा रहती है। लेखकों की संख्या तो है ही, बढ़ तो रही हैं, लेकिन चूँकि युवाओं का भी रुझान बढ़ा है, तो वो भी किताबें लेकर आ रहे हैं और आप देखिएगा कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से, चाहे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, इसके माध्यम से पुस्तकें ज़्यादा मँगवाई जा रही हैं। हो सकता है कि मेला में या बुक स्टॉल्स पे आपको वैसी भीड़ ना दिखे, क्योंकि अभी समय की भी बहुत कीमत हो गई है और इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि टाइम हो सकता है नहीं मिलता हो। लेकिन अमेज़न, फ्लिपकार्ट के माध्यम से या फिर जो ऑनलाइन जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ई-बुक का प्रचलन बढ़ गया है, तो उसके माध्यम से कहीं न कहीं युवा पढ़ रहे हैं और अपने आप को समृद्ध कर रहे हैं। जी। मतलब आपका कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज युवा साहित्य में सक्रिय हैं और अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल, और वो प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जैसे अगर उनसे किताबों की बात की जाए कि आपने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है या इनको आप जानते हैं, तो वो बेशक जानते हैं, क्योंकि हमारे समय में क्या था कि उतने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं थे, माध्यम नहीं था, यूट्यूब और गूगल के माध्यम से हम नहीं पढ़ पा रहे थे, तो हमें पुस्तक की ज़रूरत होती थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें जो वाक्य की संरचना होती है, जो शब्द होते हैं, जो एक साहित्यिक विधा में जो साहित्यिक लेखन होता है, वो हम ज़्यादा पढ़ पाते हैं
और जो पढ़ने से क्या होता है वो कहीं न कहीं हमारे मस्तिष्क पे गहरा छाप छोड़ते हैं, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ते हैं, कई बार हम किताबों का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं, सारांश पढ़ लेते हैं। आप जैसे देखिएगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन मतलब कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं या उनको अगर ग्रेजुएशन करना है, तो वो जो मेन टेक्स्ट बुक है वो नहीं पढ़ के वो यूट्यूब पे जाके उसका रात भर में तैयारी कर लेते हैं कि इसका सारांश क्या होगा, इसमें कौन-कौन मेन कैरेक्टर्स हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 3-4 साल के क्वेश्चन बैंक से वो पढ़ लेते हैं। तो उसमें एक थोड़ी है ना कि गहराई नहीं आ पाती है। आप उन वाक्यों को, उन शब्दों के जो भावार्थ है, उसके अंतर्निहित जो भाव हैं और जो एक सांकेतिक भाषा में साहित्यिक की चीज़ें होती हैं, वो संकेत आप नहीं पकड़ पाते हैं। तो इस वजह से जो भी उसकी जो पोएटिक डिक्शन है, उपमा अलंकार हैं, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, बहुत सारे जो साहित्यिक विधाओं में ज़रूरत होती है, शैली जो होती है, वो आप नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर युवा मात खा जाते हैं, वो मुहावरे लोकोक्ति नहीं समझ पाते हैं, बिल्कुल। है ना? हुँ, हुँ। अदरवाइज़ क्या है कि अब शॉर्टकट में वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर उनसे बुक्स की बात की जाए तो वो बता पाएँगे कि हाँ, इन्होंने ये लिखा, उन्होंने लिखा। हम लोग भी अब दिनकर की कोई भी चीज़ है, आगे की कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, मंटू की कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं कविता कोश या बड़े-बड़े हिंदवी है, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ के उनकी चीज़ों को पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक शायद अब उपलब्ध उतने नहीं हो पाते हैं या वक़्त नहीं है तो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ लेते हैं। जी। आदरणीय। और जैसा कि हमें पता है कि आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों विषयों से पीजी किया है, तो आप तो दोनों ही विषयों का गहन अध्ययन किया है, तो आप वैसे विद्यार्थियों के बारे में बताएँ, जो विद्यार्थी ये कहते हैं कि हम शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मैं कैसे साहित्य में अपना अहम भूमिका निभाऊँ, मैं कैसे कविता लिखूँ? उनके लिए क्या कहना चाहूँगी? नहीं देखिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को बेहतर अभिव्यक्त करता है अपनी मातृभाषा में। अगर वो हुँ, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, तो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ें, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आप घर पे भी इंग्लिश बोलते हो, अपने दोस्तों के साथ भी इंग्लिश में बोलते हो और मार्केट में भी इंग्लिश हुँ, बोलते हो, कहीं भी जाते हो तो इंग्लिश बोलते हो, ऐसा तो नहीं है। आप अपने जो बिल्कुल। टेक्स्ट बुक जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं या टेक्स्ट बुक के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो आप इंग्लिश मीडियम में अच्छे से अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। लेकिन जब मन की हृदय की अभिव्यक्ति की बात आती है, आप जिस ढंग से सोच रहे हैं, अगर आप सोचते हैं इंग्लिश में, तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश में लिखेंगे, आप इंग्लिश में अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे क्योंकि आपका वोकैब्युलरी वहाँ है। एक्चुअली कोई भी कविता, कहानी कुछ भी आप लिखते हैं, तो उसमें शब्द ही जो है ना वो किसी मकान को खड़ा करने के लिए ईंट ज़रूरी तत्व होता है। तो वैसे ही किसी भी साहित्यिक चीज़ को लिखने के लिए शब्द आपके पास होने चाहिए, वोकैब्युलरी होनी चाहिए। जितनी अच्छी वोकैब्युलरी होगी, उतना अच्छा आप उस मकान को गढ़ पाएँगे, उतना अच्छा आप अपने आप को बिल्कुल। अभिव्यक्त कर पाएँगे। तो अगर इंग्लिश आपका मीडियम है, लेकिन आप हिंदी आपकी मातृभाषा है, तो कहीं न कहीं आप हिंदी में ज़रूर अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे। ऐसी कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि हम इसमें नहीं कर पाते हैं। और बात तो है अभिव्यक्ति की, आप कोई भी भाषा का चुनाव कर सकते हैं उसमें। जी। बिल्कुल, आदरणीय। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बातों को रखा है। तो अब बारी है आपकी साहित्यिक यात्रा की। आपने कैसे साहित्य में अपना पहला कदम रखा था और आपकी पहली रचना कौन-सी थी? एक्चुअली देखिए मेरे घर में तो बहुत ही साहित्यिक, आध्यात्मिक और सांगीतिक तीनों वातावरण रहा है शुरू से और मेरे माता-पिता अध्यात्म से जुड़े रहे और कबीरदास, मीराबाई, सूरदास, ब्रह्मानंद ये सब के भजन हमारे घर में शुरू से ही बजते रहे थे। मेरी माँ भी अ, कुछ भजनें अपना बनाती थीं, गाती थीं। तो इस तरीके से हम सभी भाई-बहनों ने संगीत की शिक्षा ली, तो हमारे शाम में हमारा यही एक समय रहता था आधा घंटा कि हम भजन गाएँ और संगीत का वातावरण रहा। तो इस तरीके से लेखन का जहाँ तक है कि वो स्वयं ही जब क्रिएटिविटी होती है, तो वो किसी न किसी माध्यम से निकलती है, चाहे वो कविताओं के मतलब लेखन के क्षेत्र में हो या संगीत के क्षेत्र में हो, नृत्य के क्षेत्र में हो। तो इस तरीके से हमारी अभिव्यक्ति लेखन के क्षेत्र में हुई और मुझे लगता है कि जब मैं 10th 11th 12th में जब इंटर में मैं थी, तो उस समय युवाओं के दिमाग में जब बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि किधर जाएँ, क्या करें, क्या करियर चुनें, बहुत ही मतलब दुविधा में रहते हैं। तो उस टाइम दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और उसी टाइम में मेरी पहली एक इंग्लिश कविता मैंने लिखी थी और वो स्कूल मैगज़ीन के लिए प्रकाशित हुई
और हमारे टीचर्स का बहुत स्नेह रहा, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मेरे एक शिक्षक, हिंदी के शिक्षक भी रहे हैं, रामेश्वर द्विवेदी सर, और उनकी भी जो पढ़ाई की शैली थी और उनका जो ज्ञान था, वो कहीं न कहीं मेरे हृदय पर, मेरे मन मस्तिष्क पे भी अमिट छाप छोड़ा और मुझे साहित्य से बहुत ज़्यादा लगाव हुआ और मैंने फिर पढ़ना शुरू किया बड़े-बड़े साहित्यकारों को, शायरों को और गज़लें भी सुनना। पहले तो रेडियो टेप रिकॉर्डर होता था, तो वो भी बजते रहते थे, गज़ल हैं, तो वो कहीं न कहीं आकर्षित करता रहा कि कैसे गूढ़ शब्दों के भीतर बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो जाती हैं, तो काश मैं भी ऐसा लिख पाती, काश मैं भी इस तरीके से अपनी बातों को रख पाती। तो ऐसे सिलसिला शुरू हुआ और मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई थी हिंदुस्तान में, देखना पसंद है मुझे। अच्छा। बहुत ही सरल कविता थी और वो पहली बार मैंने उस टाइम तो फैक्स किया करते थे और पोस्ट किया करते थे, तो वैसे मैंने पोस्ट किया था हिंदुस्तान में और वो प्रकाशित थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई और फिर धीरे-धीरे गीत गज़लों के प्रति आकर्षण हुआ। उस्तादों से सीखा थोड़ा बहुत, कुछ पुस्तकें पढ़ी, तो फिर गीत गज़लों के क्षेत्र में भी थोड़ा-थोड़ा लिखना शुरू किया और फिर किताबें प्रकाशित की। ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है। तो पहली प्रस्तुतिकरण आपने कहाँ पे दी थी? पहली प्रस्तुति जहाँ पे आपको बहुत सारे श्रोता देखने को मिले, कुछ घबराहट, कुछ ऐसा अनुभव आपके साथ? नहीं, पहली प्रस्तुति देखिए शुरू में क्या होता है ना कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो लगता है कि जब आप कवि सम्मेलन में जाते हैं या कोई नशिस्त में जाते हैं, आपको बुलाया जाता है और जब आप देखते हैं कि बड़े-बड़े साहित्यकार बैठे हैं और इतनी अच्छी-अच्छी रचनाएँ पढ़ रहे हैं, तो मन में एक उत्सुकता मुझे भय तो कभी नहीं हुआ कि मैं कैसे पढ़ूँगी। बस मुझे एक ये एक अवसर की तलाश थी कि काश कोई मुझे भी वहाँ मंच पर बुलाए और मुझे भी एक मौका दे ताकि मैं जो कुछ भी लिख रही हूँ, वो लोगों के बीच में जाए और उन अगर उसमें शुद्धि की ज़रूरत है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो किसी का मार्गदर्शन मिले। तो एक बार पुस्तक मेला हमारा यहाँ लगा था खुदीराम बोस स्टेडियम में और जी। मुझे लगता है कि वो 2006-7 की बात है। तो मैं अपनी बच्ची के साथ गई थी वहाँ पे उसका परफ़ॉर्मेंस था वहाँ पर, उसमें मैं गई हुई थी और मैंने देखा था कि मंच पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और कवि सम्मेलन चल रहा है। तो मन में एक उत्साह हुआ कि काश मुझे भी वहाँ बुलाया जाता और संयोग से वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मौका दिया कि आप आएँ अपनी प्रस्तुति दें। तो वो मेरी मेरी पहली प्रस्तुति थी और मैंने अपनी कविता, अपने गीत रखे थे वहाँ पर और तब से फिर साहित्यिक जो भी आयोजन शहर में होते थे, तो उसमें मुझे आमंत्रित किया जाता था। लेकिन राजधानी में पटना में फिर मुझे एक 2015 में एक कार्यक्रम में मौका मिला पढ़ने का, जहाँ पर दूसरे ज़िलों से भी आए हुए थे, प्रांत से लोग आए हुए थे। तो वहाँ मुझे ज़्यादा लोगों का प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन मिला, दाद मिली, तो मुझे लगा कि नहीं अब मैं पढ़ सकती हूँ। फिर ये अच्छा, सिलसिला तब से शुरू रहा। जी। बिल्कुल आदरणीय। तो हम चाहेंगे कि एक प्रस्तुति आप इस मंच पे भी दें, हमारे श्रोता भी आपको सुनना चाहेंगे। जी, तो सबसे पहले तो मैं चूँकि स्त्री के इसमें उसके अस्तित्व के बारे में कहना चाहूँगी कि अधिकतर लोगों को ये बिल्कुल। कहा जाता है कि महिलाएँ तो पता नहीं किस तरह से रचना करती हैं या महिलाओं की देखिए भूमिका अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर का भी जिस तरीके से देखा है कि किस तरह से महिलाएँ भूमिका और सोफिया कुरैशी ने किया। तो मुझे लगता है कि इनका एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो मातृशक्ति में जो शक्ति होती है, उसको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनके लिए कहती हूँ कि आज औरत की ज़िंदगी क्या है कि कब मुश्किलों का नाम है औरत की ज़िंदगी, कब मुश्किलों का नाम है औरत की ज़िंदगी, हिम्मत को एक सलाम है औरत की ज़िंदगी, हिम्मत को एक सलाम है औरत की ज़िंदगी, अपना वजूद खो के भी सबके लिए जिए, अपना वजूद खो के भी सबके लिए जिए, रिश्तों का एहतराम है औरत की जिंदगी, रिश्तों का एहतराम है औरत की जिंदगी, इसके ही दम से आज यहाँ है ये रौनकें, इसके ही दम से आज यहाँ है ये रौनकें, कुदरत का एक पयाम है औरत की जिंदगी, कुदरत बहुत का खूब। एक पयाम है औरत की जिंदगी। जी।
बहुत ही शानदार आदरणीय और बिल्कुल सुमधुर आवाज़ में आप प्रस्तुति देती हैं। और जी। अब मैं बात करना चाहूँगी जैसा कि आपने बताया है कि आपने पहली प्रस्तुति खुदीराम बोस स्टेडियम में दी और तब से लेके अब का अनुभव। उस टाइम आप एक कवित्री के रूप में थी और अब तो आप कई जगह विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि के तौर पर जाती हैं। तो तब से लेके अब तक का अनुभव आपका कैसा रहा है? देखिए, ये एक क्रमिक विकास मैं कह सकती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है एक वसीम बरेलवी सर का शेर है शायद कि जहाँ तुम पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ पहुँचा मैं भी मगर धीरे-धीरे। तो ये एक बहुत ही स्लो एंड स्टेडी जर्नी रही है क्योंकि मूलतः मैं एक अध्यापिका हूँ और शैक्षणिक कार्यों में, गतिविधियों में ही ज़्यादा जुड़ी रही हूँ। लेकिन जो अंदर की क्रिएटिविटी रहती है, वो कुछ न कुछ आपको प्रेरित करते रहती है और कहीं न कहीं आप उसको अभिव्यक्त कर ही देते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों के मोहताज नहीं होते हैं कि हमको ये चीज़ मिलना ही चाहिए या वो चीज़ मिलना ही चाहिए। और सच मानिए तो मैं किसी रेस में भी नहीं हूँ। मैं खुद को किसी रेस में नहीं मानती हूँ कि मुझे इससे प्रतिस्पर्धा है या उससे प्रतिस्पर्धा है या मुझे यहाँ पहुँचना है या मुझे कहीं और पहुँचना है। मेरी मंज़िल वैसी कुछ मैंने फ़िक्स नहीं की है, क्योंकि समय आपके चीज़ों का मूल्यांकन करता है और कुछ चीज़ें बिल्कुल। समय पर छोड़ देनी चाहिए। आपका बस एक यही है, गीता का जो संदेश है, उपदेश है कि कर्म ही करते जाओ। तो मैं इस पे हुँ, विश्वास रखती हूँ कि कर्म करते जाओ। तो मैंने बस कर्म किया है, मुझे जो-जो अवसर मिले मैं मतलब सबको आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन लोगों ने भी मेरा सहयोग किया और जिन-जिन से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। तो जिसने भी चाहे वो उस्ताद बनकर मार्गदर्शन मेरा दिए या जिन्होंने पत्रिकाओं के लिए कहा कि आप ये पत्रिकाएँ पढ़िए, इससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। जो मुझे किसी आयोजन में ले गए और नवांकुर को एक मौका दिया, जिन लोगों ने भी मुझे सम्मानित किया, अब उस लायक समझा, उस योग्य समझा कि नहीं इनको सम्मान तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं और एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं कि नहीं आप कुछ बेहतर कर रहे हैं और इससे ज़्यादा और बेहतर आपको करना है। तो इस तरीके से करते-करते ज्ञान, अनुभव और आपकी मेहनत, इन तीनों चीज़ों को मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ कि मैंने लगातार मेहनत की, नई-नई चीज़ों को सीखने का जज़्बा रखा, सीखती गई। जिन लोगों ने जो भी सजेस्ट किया, मैंने उन चीज़ों को फ़ॉलो अप किया, उन चीज़ों को पढ़ा, किताबों को पढ़ा। अध्ययन तो बहुत ज़रूरी है, बिना अध्ययन के आप रातों-रात स्टार या रातों-रात ऐसा कोई उपलब्धि, कोई मंच आपको नहीं मिल जाएगा कि आप कहेंगे कि बस हुँ, यही है। हाँ, वो मिल सकता है, ज़रूर मिल सकता है अगर आपके कोई गॉडफ़ादर बनकर आ जाएँ और आपको बस उँगली से उठा के वहाँ रख दें। लेकिन मैं विश्वास बिल्कुल। करती हूँ अपनी मेहनत पर, अगर आपके अंदर मेहनत है, तो ज़िंदगी में ऊपर वाला देखता है, ईश्वर ज़रूर देखता है आपकी मेहनत को और सम्मानित भी करता है। तो ये बहुत बड़ा 20 साल का मुझे लगता है कि मेरी जर्नी रही है 15 साल और 2013-14 में मैंने शुरुआत की थी साहित्यिक सफ़र अपना जो अपने शहर से लेकर राजधानी से लेकर दूसरे राज्यों में मैंने प्रस्तुतियाँ दी हैं और कई बार मुझे इंटरनेशनल मुशायरों में भी पढ़ने का अवसर मिला। तो ऑनलाइन ही जुड़ा या कभी ऑफ़लाइन भी मिला। तो इस तरीके से ये जो 10 साल 2015 से 2025 ये मेरा मेन साहित्यिक का सफ़र है जिसमें मेरी मेहनत बड़ों का आशीर्वाद और एक लगन जिसको मैं कहती हूँ कि वो सारा चीज़ अनुभव जैसे-जैसे होते जाते हैं वैसे-वैसे परिपक्वता आती है, आपके लेखन में भी परिपक्वता आती है, गंभीर चीज़ों को आप समझ पाते हैं, बहुत सारे मुद्दों को समझ पाते हैं, दर्शन को समझ पाते हैं, तो वो समय के अनुसार ही होता है। तो ये अनुभव तो बहुत दूर तक ले गया है और आशा करती हूँ कि आगे भी ये सफ़र जारी रहे। बिल्कुल मैम और हम सभी भी चाहेंगे कि आपका सफ़र ऐसे ही लगातार जारी रहे ताकि हम लोग आपकी रचनाओं को सुन सकें। तो आदरणीय एक कविता लिखते वक़्त किन-किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए? देखिए, कविता जो साहित्य का लेखन है, कहीं न कहीं सबसे पहले तो हमें अपने पुरानी जो परंपराएँ रही हैं या पुराने जो साहित्यकार रहे हैं, हुँ, हुँ। ऐसे नए-पुराने तो कुछ नहीं होते हैं, साहित्यकार तो अमर कृतियाँ होती हैं। हुँ, तो हुँ। चूँकि मैं इंग्लिश साहित्य भी पढ़ी हूँ, तो उसमें टी.एस. इलियट का एक क्रिटिसिज़्म का पेपर है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जिसमें वो कहते हैं कि ट्रेडिशन को हमको ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। आपके अंदर अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं जब आप अपनी पुरानी चीज़ों को
अध्ययन करते हैं तो फिर आपको उससे प्रेरणा मिलती है कि अब हमको क्या लिखना है। जैसे जब आप रिसर्च करते हैं, तो आप पहले रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करते हैं कि क्या कुछ लिखा जा चुका है, इस क्षेत्र में क्या कुछ किया जा चुका है और आप क्या नया कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तब आप अपने थीसिस को कंप्लीट करते हैं। वैसे ही साहित्य में कहीं न कहीं ज़रूरी है कि आप अपनी परंपरागत जो चीज़ें हैं, जो पहले से लिखी आ रही हैं, जितने काल हुए हैं, उस काल में जैसे इंग्लिश में भी अलग-अलग काल हुए हैं, चौसर से लेकर इलियट तक और मॉडर्न अभी जो राइटर्स हुए। तो कहीं न कहीं साहित्य समाज का दर्पण, हम ऐसे कहते हैं कि समाज का दर्पण है। ये भी कहते हैं कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये स पहले तो शुरुआत होती है स्वांतः सुखाय कि आप अपने लिए लिखते हैं और जब आप संतुष्ट हो जाते हैं, आपकी अनुभूति बहुत ज़्यादा आप लिख पाते हैं, फिर आपकी दृष्टि अपने से हटकर समाज के प्रति जाती है। फिर आप दूर-दूर तक देखना शुरू करते हैं कि अच्छा ये समाज में क्या चल रहा है और उन घटनाओं को, उन पात्रों को या उन दृश्यों को आप अपने स्टोरी में या अपनी कविताओं में फिर आप उद्धृत करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है, विस्तार होता है। एक मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा कि आर्ट फॉर लाइफ सेक, मतलब कला जीवन के लिए होता है। कला का उपयोग आप जीवन के लिए कर सकते हैं, जीवन की जटिलताएँ हैं, उसमें जो विद्रूपताएँ हैं और उस अंतिम व्यक्ति के लिए आप लिख रहे हों, जो हाशिए पर हैं, अगर उस व्यक्ति की पीड़ा को आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि कविता तभी होती है जब आप संवेदनशील हैं। तो जब आप समझ पा रहे हैं, आपके अंदर एम्पैथी है, आप समझ पाते हैं, उसके दुःख को महसूस कर पाते हैं, तभी आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। जैसे दुष्यंत ने कहा था कि मैं सजदे में नहीं था, है ना? मैं सजदे में नहीं था। एकदम ध्यान से उतर रहा है लेकिन बड़ी अच्छी पंक्ति थी कि ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, तुमने ऐसा समझा होगा, है ना? आपको धोखा हुआ होगा, इस तरीके से। या ये भी उन्होंने पंक्ति लिखी कि यहाँ तक आते-आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा होगा। तो ये जब ये सांकेतिक भाषा में जब आप समाज की चीज़ों को आप अभिव्यक्त करते हैं बिना किसी को चोट पहुँचाए, तो फिर आप असली में साहित्य रच रहे हैं। तो वो स्वांतः सुखाय से परहित तक जाता है, समाज के हित तक जाता है ताकि समाज को एक दृष्टिकोण मिले, एक सकारात्मक ऊर्जा मिले और साहित्यकारों का धर्म भी वही है कि आप समाज को एक दिशा दें। कि जब-जब कोई चीज़ गड़बड़ाती है तो एक साहित्यकार ही है जो उस चीज़ को सही दृष्टि दे पाता है। कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी कवि के अंदर वो दूरदर्शिता होनी चाहिए, वो विज़न होना चाहिए कि वो 10 साल आगे की चीज़ों को भी देख सके। जी। आदरणीय, आप इतने अच्छे तरीके से हर प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? साहित्य के क्षेत्र में ऐसे तो मैंने कहा कि मेरे एक शिक्षक रामेश्वर द्विवेदी सर थे, जो मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ और वो हिंदी के शिक्षक थे। हालाँकि बहुत कम 1 वर्ष ही उन्होंने हमारी कक्षाएँ ली थी, जब मैं 6th-7th में थी। लेकिन जी, उनकी पढ़ाने की शैली, उनका ज्ञान, उनका अनुभव और प्रस्तुति करने की जो शैली थी, आज भी मुझे बहुत सारे शेर याद हैं, जो उनके मुख से मैंने सुने हुए थे कि जी, अ, इन अंधेरों से डर कर भला क्या लेंगे, हवाओं तुम बुझा दो दीप, हम फिर से जला लेंगे, है ना? तो और बिल्कुल, फिर राहत इंदौरी के बहुत सारे शेर थे कि शाखों से टूट जाएँ वो पत्ते नहीं हैं हम, आँधी से कोई कह दे कि वो औकात में रहे। तो ऐसे कई सारे शेर थे जो मैंने उसी समय एक डायरी बनाई थी और डायरी में वो सारी कविताओं को, उन सारी पंक्तियों को नोट करती थी और उस समय हिंदुस्तान अखबार में भी एक कॉलम आता था रंगे ज़िंदगी करके और उसमें बहुत हुँ, सारे शेर अच्छे-अच्छे शेर होते थे, तो वो बहुत सारे मेरे एक फ़ाइल है जिसमें वो सारे पेपर कटिंग्स रखे हैं अभी तक, क्योंकि उस अच्छा, समय ऑनलाइन माध्यम कुछ नहीं था, तो पढ़ने का एक ज़रिया जी, था और मुझे एंकरिंग करने का और बोलने का पढ़ाई पढ़ने का, ये सब करने का बहुत शुरू से रुचि रही है। तो मैं उन सारी पंक्तियों को कोट करती थी और अपने भाषण को, अपनी संचालन को, उसको और समृद्ध करने की कोशिश करती थी। तो वो सबसे पहले तो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे और ऑब्वियसली मेरे माता-पिता चूँकि उन्होंने बचपन से इस तरह का माहौल दिया और उनके अंदर जो एक बच्चों को प्रोत्साहित करने की जो क्षमता थी, जो क्रिएटिविटी थी कि हमें कभी किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका।
तो माता-पिता और गुरुजन, ये 3 तो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उसके बाद जिस-जिस माध्यम से मैं पढ़ते गई, किताबों के माध्यम से और दोस्तों के माध्यम से, जो मेरे उस्ताद रहे, तो इन सब ने मुझे प्रेरित किया है और कई बार जो किताबों को जब मैं पढ़ती हूँ, चाहे वो गोदान हो, मैला आँचल हो या फिर इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ती हूँ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है या शशि देशपांडे की बहुत सारी किताबें हैं, जो नॉवेल्स हैं। तो मुझे लगता है कि किताबों में जैसे मंगलेश डबराल जी कहते हैं ना कि किताबों को पढ़ो क्योंकि वो आपको आपके अंदर बेचैनी पैदा करते हैं चीज़ों को बदलने की। तो बिल्कुल। किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि उसमें जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो कहीं न कहीं आपको प्रेरित करते हैं और एक नई दृष्टि खोलते हैं ज़िंदगी को देखने की। जैसे फ़िल्म्स होते हैं, फ़िल्म भी एक क्रिएटिव आर्ट है, क्रिएटिव फ़ील्ड है। उसमें बिल्कुल। एक फ़िल्म जो मुझे बहुत प्रेरित की थी आनंद, राजेश खन्ना की फ़िल्म थी कि बाबू हाँ। मोशाय ज़िंदगी लंबी नहीं मतलब अच्छी होनी चाहिए, है ना? बहुत लंबी ज़िंदगी बिल्कुल। नहीं जियो लेकिन ऐसी ज़िंदगी जियो जो आपको उसका सिग्निफिकेंट हो, उसको वर्दी हो, मूल्य उसका कुछ मूल्य हो। तो इस तरह के बिल्कुल। कैरेक्टर्स कहीं न कहीं आपके दिमाग पे एक अमिट छाप छोड़ते हैं, चाहे वो किताबों के माध्यम से आएँ या फिर फ़िल्म्स के माध्यम से आएँ। वो कैरेक्टर्स आपके जीवन को बदलते हैं, आपके विचारों को बदलते हैं, आपके चरित्र को बदलने की क्षमता रखते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर हमेशा उत्पन्न करते हैं कि आपके अंदर हौसला पैदा करते हैं कि आप चीज़ों को बदल सकें। नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं एक तरीके से। बिल्कुल आता जी। है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके जो शिक्षक थे, वो आपके प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी उस समय की जो शेर-शायरी थी, जब आप कक्षा 6-7 में पढ़ती थीं, तब वो ऐसी शेर-शायरियाँ कहते थे, जो छाप आपके अंदर आज तक दिखी और आप सक्रिय हुई साहित्य के क्षेत्र में। तो आप खुद भी एक शिक्षिका हैं, तो आप एक शिक्षिका के रूप में कैसे बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं साहित्य के लेकर? देखिए, मेरा एक शेर है कि नक्शा निगाह में रखना आसमान का, नक्शा निगाह में रखना आसमान का, अरमा अगर है दिल में ऊँची उड़ान का। अरमा अगर है दिल में ऊँची उड़ान का, सच मानो नींव का पत्थर ही वजूद है, हर एक खूबसूरत ऊँचे मकान का। तो ये जैसे शेर हैं, तो ये मैं कई बार अपने क्लास में, अपनी कक्षाओं में हालाँकि यहाँ तो लैंग्वेज मुझे पढ़ाना होता है, लेकिन बातों-बातों में कई बार ऐसी चीज़ें निकलती हैं, तो बच्चों को मैं प्रेरित करती हूँ कि आप किताबें पढ़ें, बुक रिव्यू करें, उनको कुछ-कुछ मैं सजेस्ट करती हूँ, उसका आप बुक रिव्यू करके दीजिए क्योंकि उनका एक असाइनमेंट होता है, प्रोजेक्ट होता है, जिसमें उनको कुछ रिव्यू वर्क भी होते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ काम प्रोजेक्ट्स होते हैं। और जो बड़े राइटर्स हुए हैं, उनकी जो बहुत प्रसिद्ध प्रतिनिधि कविताएँ हैं, जी। उनमें से कुछ उनका पोएम रिसाइटेशन करवाती हूँ। जब वो पढ़ते हैं तो उस जो काव्य पाठ के लिए जो एक शैली होनी चाहिए क्योंकि काव्य पाठ ऐसा नहीं है कि आप बस रट के पढ़ दें। अगर वीर रस की हुँ, कविता है तो वीर रस का भाव उसमें आना चाहिए आना और अगर वो चाहिए। श्रृंगार की कविता है तो वो वैसे ही मृदुलता, कोमलता आपके वाचन में आनी चाहिए। तो ये भाषा के माध्यम से बच्चों को जो उसको बोलते हैं ना कि इंटोनेशन या रिदम इसकी स्ट्रेस हुँ, कहाँ पे आपको दबाव देना है, कहाँ पर आप ज़्यादा उतार-चढ़ाव आप करेंगे। तो इस तरीके से उनको प्रेरित करती हूँ असाइनमेंट्स के माध्यम से और कई ऐसे बड़े राइटर्स की बुक्स को देती हूँ पढ़ने के लिए और उसके ऊपर डिस्कशन होता है कि आप इनके कैरेक्टर्स के बारे में बताएँ, आपने क्या सीखा? कई बार फ़िल्म्स भी रिव्यू करने के लिए देती हूँ कि अगर आपने फ़िल्म देखा है, तो अभी अभी जो भी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हैं, तो आप उसका एब्स्ट्रैक्ट बताएँ कि आपने उससे क्या सीखा? उसके डायरेक्टर कौन है? हीरो-हीरोइन तो सब जानते हैं, लेकिन डायरेक्टर कौन है? कि डायरेक्टर मेन होता है। वैसे ही जो राइटर होता है ना, वो मेन होता है। कैरेक्टर्स बहुत होते हैं, हम कैरेक्टर्स में खो जाते हैं, लेकिन उसका जो ऑथर है, वो आपको नाम पता होने चाहिए। और दूसरी बात एक जो व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं ना, तो उसमें हुँ, हुँ, मिसकम्युनिकेशन बहुत होता है और वो बहुत र्यूमर फैलाते हैं। तो कई बार पता बिल्कुल। चलेगा कि जो कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो हरिवंश राय बच्चन के नाम से चल रही हैं, अमिताभ बच्चन के नाम से चल रही हैं, जबकि उसके ओरिजिनल राइटर सोहन लाल द्विवेदी हैं। तो बिल्कुल। बच्चे सिर्फ़ व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पहचानते हैं और ये नहीं हुँ, जानते हैं कि जो राइटर्स हैं, उनको ड्यू क्रेडिट आपको देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो हुँ, कई बार हम
अपनी कविता जब हम रचनात्मक लेखन की कार्यशाला करवाते हैं और बोलते हैं कि बच्चे आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी आप उसको लिखें, आप रचनाओं का वो कविताएँ लिखें या कहानी लिखें, तो वो किसी और की कविता अपने नाम से लिख देते हैं। और अच्छा। उनको ये नहीं पता, हाँ, उनको ये नहीं पता कि ये कविताएँ तो बहुत पुरानी हैं और हम जानते हैं, चूँकि व्हाट्सएप पे वो घूम रही है, किसी-किसी के नाम से, बदल-बदल के नाम से, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, आप उसको चुपचाप उसको फ़ॉलो कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों हुँ, की, इन बारीकियों की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो आपके ऊपर बहुत ही गलत ये चीज़ है, मानहानि का भी दावा कोई कर सकता है। और आपको ड्यू क्रेडिट देना ज़रूरी है। जो ओरिजिनल ऑथर है, राइटर है, उसको आपको उसी के नाम से ही कहीं आप कोट करके उस चीज़ को रखिए। तो इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि लिटरेचर के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से बच्चों को इन सारी चीज़ों को, जो अलग-अलग जोनर्स हैं लिटरेचर की, उनके बारे में बताना कि लिरिक क्या है, ओड क्या है, कविताएँ किस तरह की लिखी जाती हैं, छांदस कविताएँ क्या हैं, दोहा क्या है और किस तरीके से आप उसकी प्रस्तुति करें। और राइटर्स के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको चेतन भगत से लेके ओल्ड राइटर्स जो हुए हैं, उनके बारे में भी पता हुँ। होने चाहिए। जी। बिल्कुल आदरणीय। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को साहित्य को लेकर एक कार्यशाला लगाना चाहिए? और हर स्कूल में इसे सुचारू रूप से चालू करना चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि आज के समय में कॉपीराइट का आ गया है। लोग क्या करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं और अपने नाम से कविता छपवा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आज के युवा को देनी चाहिए। तो सरकार ने तो नियम बनाए ही है ना, ये सारे तो हुँ, कॉपीराइट्स हैं ही, आपको प्लेगरिज्म है ही कि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में सारी चीज़ें, मतलब सारी जानकारी उपलब्ध है। बात है कि अवेयरनेस की, आप बच्चे इस चीज़ को जानते हैं या नहीं? क्योंकि वो तो हुँ, अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, वो चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको स्टेटस लगाना है, तो कहीं से कोई पंक्ति अच्छी लगी उन्होंने लगा लिया। लेकिन उसके हुँ, ओरिजिनल राइटर कौन है, वो उसको जानने की चेष्टा नहीं करते हैं कि आप उनको ड्यू क्रेडिट देके आप लगाएँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हुँ, ये शिक्षकों का ही दायित्व है। मैं मतलब सरकार तो क्या होती है पॉलिसी बनाती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना जो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट्स में हैं, जो शिक्षक हुँ, हैं, उनका दायित्व होता है कि इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना और उनको एक-एक चीज़ क्लियर करके ये करना कि आप क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो आप इसको कैसे बढ़ें? क्योंकि माता-पिता और गुरुजन, शिक्षकगण यही हैं जो बच्चों के करीब रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, उनकी प्रतिभाओं को पहचानते हैं और उनकी प्रतिभाओं को बिल्कुल। तराश सकते हैं। तो जब वो गाइड कर देंगे कि अगर तुमको कविताओं में रुचि है, तो तुमको इन सब चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए। तो वो खुद ही कार्यशाला लगाएँ, वो तो उनके शिक्षण का ही एक पार्ट है, कार्यशालाएँ करना। बिल्कुल। तो आरती जी आप बहुत ही अच्छे तरीके से सभी सवालों का जवाब दे रही हैं और आपने बहुत ही प्यारी प्रस्तुति भी दी है मंच पे। तो जैसा कि हमें पता है 2021 में आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, धड़कनों का संगीत। इस पुस्तक के लिए आपको राज्य भाषा विभाग के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। तो इस पुस्तक के बारे में कुछ बताएँ हमारे श्रोताओं को? हाँ, ये तो धड़कनों का संगीत जैसा टाइटल है, ये मेरे धड़कनों से ही जुड़ा हुआ है, जो मैंने कहा ना कि स्वांतः सुखाय। तो शुरू में तो आदमी अपने लिए लिखता है और फिर धीरे-धीरे कुछ कविताएँ मैंने अपने जो मेरी सोच थी, जो मैंने महसूस किया, अपनी भावनाओं को उन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। और फिर जब चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगी तो फिर देखा कि अरे! बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आस-पास घटित हो रही हैं। तो इसमें हर तरह की कविताएँ हैं। अ उसमें प्रेम कविताएँ भी हैं, गीत भी हैं, समाज से जुड़ी हुई निर्भया कांड का उसमें ज़िक्र है और उसमें बेटी और बेटा के लिए जो भेदभाव होते हैं, उससे जुड़ी कविताएँ हैं। कोरोना काल की भी कविताएँ हैं कि तुम कहाँ छुपे हो ईश्वर इस शीर्षक से और ऐसी बहुत सारी कविताएँ हैं जो स्वयं से संवाद करती हैं। जो मैं खुद हुँ, से संवाद कर रही हूँ कि मैं कितने रिश्तों में बँटकर भी मेरे अंदर क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, जो एक तलाश होती है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि हर तरह की रचनाएँ हैं चाहे वो शहर-गाँव से जुड़ी हुई रचना हो, चाहे वो समाज से जुड़ी हुई रचना हो या फिर कोरोना काल से जुड़ी रचनाएँ हों या फिर मेरी प्रेम अभिव्यक्तियाँ हैं। वो सब तरह के शीर्षक से 3 खंड में है वो और वो अलग-अलग खंड में अलग-अलग तरह की कविताएँ हैं। जी। तो जब आपकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई और राजभाषा विभाग से आपको सम्मानित किया गया,
तब का आपका अनुभव कैसा रहा? और पहली पुस्तक की कितनी लोगों ने समीक्षा की और कैसा समीक्षा रहा? कैसा रिस्पॉन्स है ऑडियंस का, आपके रीडर्स का? देखिए एक्चुअली क्या है कि मैंने बहुत टाइम निकाला कविताओं को करने में और उससे उसके फीडबैक लेने में। ऐसा नहीं है कि बस मैंने जी। कुछ लिख दिया और तुरंत प्रकाशित करवा लिया। जैसा कि मैंने कहा हुँ, कि 2008 से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, तो बहुत सारी कविताएँ मैं लिखती थी, हाँ, लेकिन उसको मंच नहीं मिल रहा था, जहाँ मैं पाठ कर पाती या लोगों का फीडबैक ले पाती। लेकिन 2014 से जब मैं पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी और बहुत उस समय तो पोस्टकार्ड में फीडबैक आते थे, कहीं-कहीं से जो जहाँ भी पहुँच रही है पत्रिका, तो पोस्टकार्ड में बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि ये कविता बहुत अच्छी लगी मुझे या ये गज़ल मुझे बहुत पसंद आया, आपने कैसे लिखा, आप और क्या करती हैं? कई लोगों ने फ़ोन पे बधाई दी। तो वो सिलसिला होते-होते 2021 में ये प्रकाशित हुई, मतलब एक लंबा वक़्त लगा और कविताओं हुँ, में और धार देने में कि मेरी मेरी जो अभिव्यक्ति है वो धारदार हो, बिल्कुल ऐसी नवजात जैसी ना लगे कि उसमें कुछ विचार ही ना आए। तो एक हुँ। लंबा वक़्त लगा और तब जाके जब पुस्तक प्रकाशित हुई, मैंने राजभाषा में समर्पित किया पांडुलिपि और जब वो उसका सम्मान मिला और प्रकाशित करने की अनुमति मिली, तो वो जब बन के आई तो वो तो चूँकि सभी निखरी हुई थी कविताएँ और सभी पे समीक्षाएँ ऑलरेडी मुझे मिली हुई थी कि ये कविता बहुत अच्छी है, इसमें ये दृष्टि तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर कविता एक एक जब जगह एकत्रित हो जाती है, तो वो किसी को देने में भी अच्छी लगती है, वो आपकी अपनी कृति है। एक जैसे माँ अपने बच्चे को बिल्कुल, जन्म देती है, वैसे वो विचारों की अभिव्यक्ति है, पोटली है, जिसको आप किसी के समक्ष रख पा रहे हैं। और आपकी कविताओं के माध्यम से लोग आपको जान रहे हैं। तो वो आपकी एक बिल्कुल, पहचान बनती है, आपके विचारों को वो वहाँ पारदर्शिता मिलती है कि आप कैसे सोचते हैं किसी चीज़ को। तो फिर बहुत खुशी हुई, बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला और तब जाके फिर मैं गज़लों के की किताब फिर 2-3 साल बाद फिर उसको मैं ला पाई हूँ। बिल्कुल। 2021 से तो लगातार आपकी पुस्तक प्रकाशित हो रही है, जी, 2021 में हुई है, 2022 में आपकी पुस्तक आई है, साथ रहना है, फिर 2023 में भी आपकी आई है और इसके साथ ही 2024 में भी। तो लगातार आपकी पुस्तक आ रही है और कई पुस्तकों का आपने संपादन भी किया है। जी। बिल्कुल, तो जी, और सबसे इसके बड़ी साथ चीज़ ही आप कि जी, जी एक संपादन किया था बिहार की महिला गज़लकार क्योंकि यहाँ गज़लों के क्षेत्र में जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि जो लोगों का नज़रिया है कि महिलाएँ तो लिखती नहीं हैं गज़लें और हुँ, लिख भी रही हैं तो 1-2 महिलाओं का ही ज़िक्र आता था, कि बस यही तो जी, लिख रही हैं। तो मुझे लगा कि शायद लोगों को पता नहीं है कि कौन-कौन लिख रहे हैं और कौन-कौन हुँ, कहाँ-कहाँ प्रकाशित हो रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं एक कुछ कुछ नाम हाइलाइट हो जाते हैं और लोग उन्हीं को हुँ, हाइलाइट हुँ, और करते रहते हैं कि बस है कि यही हैं। तो मेरे हुँ, अंदर हुँ, एक उत्सुकता पैदा हुई कि नहीं मैं क्योंकि मैं बहुत सारे ज़िलों में प्रोग्राम की हूँ, बहुत सारे प्रांतों में प्रोग्राम की हूँ और बहुत सारे राज्यों में भी प्रोग्राम की हूँ। तो मुझे पता है कि बिहार की कौन-कौन सी महिलाएँ हैं, कहाँ-कहाँ और कितनी सक्सेसफुल हैं, लेकिन लोग उन्हें कैटेगराइज़ कर देते हैं कि अरे ये तो पत्र-पत्रिका में प्रकाशित होती हैं तो ये एकेडमिक वाली हैं, ये तो मंच पे पढ़ती हैं तो ये मंचीय हैं। और ये तो ऐसे हाँ, ही काव्य गोष्ठी करवाती हैं, तो ये तो घरेलू हैं, इस तरीके से। तो मुझे लगा कि अच्छा, नहीं, बिहार की महिलाओं में बहुत प्रतिभा है और इसको मैंने सर्च करना शुरू किया और फिर सभी से मँगाया और तब जाके ये संपादन किया कि बिहार की महिला गज़लकार, जिसमें मैंने हिंदी, उर्दू जिसमें भी जो महिलाएँ गज़ल लिख रही हैं उनको सबको सम्मिलित किया और ऐसी महिलाओं को भी सम्मिलित किया जो बिहार मूल की रहने वाली हैं। अभी भले वो बाहर दूसरे राज्यों में रह रही हों, लेकिन उनका जन्म स्थान बिहार है। तो ये हुँ, बहुत ही चर्चित रही पुस्तक बिहार की महिला गज़लकार ख़ासकर शोधार्थियों के बीच में बहुत लोगों ने इसका डिमांड किया और अपनी शुरुआत की और उसके बाद कई पुस्तकें आई बिहार की महिलाओं पे, लेकिन वो मेरी पहली पुस्तक थी जिसने इसका एक आधार बनाया था। और उसके बाद एक और पुस्तक मैंने संपादित की थी, ये नए मिज़ाज का शहर है, जिसमें 45 वर्ष से कम जो युवा हैं, उनकी जो जी, सोच है और उनकी जो वैचारिक दृष्टिकोण है चीज़ों को देखने की और उसमें जो हिंदी-इंग्लिश का मिश्रण होता है, इंग्लिश भाषा का प्रयोग या फिर जो हुँ, नए-नए मुहावरे वो गढ़ रहे हैं, किस तरह से हुँ, अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको समेट कर एक ये था कि ये नए मिज़ाज का शहर है। 2 किताबें संपादित की थी और अभी पिछले वर्ष एक संपादित किया है।
बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि लोगों के दिमाग में ऐसा है कि ये महिला अगर शिक्षित है मतलब शैक्षणिक गतिविधि में है तो ये इस कैटेगरी में है, ये इस कैटेगरी में है। क्या वास्तव रूप में ऐसा होता है? क्या वास्तव रूप में अभी भी मंच को लेके या किसी भी कार्यक्रम को लेकर ऐसे लोग छाँटते हैं लोगों को? जी, बिल्कुल होता है। आप स्वयं इस क्षेत्र में हैं, आप शिक्षा भी देख रही हैं, सामाजिक गतिविधियों में भी जुड़ी हुई हो, साहित्य में भी जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे प्रांत से आपके लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो ये तो बिल हर जगह आप महसूस कीजिएगा कि कहीं न कहीं लोग कैटेगराइज़ कर देते हैं किसी न किसी चीज़ को, चाहे महिला होने के नाते कर देते हैं। पहले महिलाओं का ही तो एक अलग ग्रुप हो जाता है, कि ये तो महिला है, बिल्कुल। ये तो जाति ही अलग है। और उसके बाद फिर वो होती है कि अच्छा इनको कैटेगराइज़ किया जाए कि ये तो शिक्षा के क्षेत्र में है, तो ये तो मूलतः शिक्षिका हैं, ये तो साहित्य के क्षेत्र में है, तो ये है, ये तो इस तरह का लिखती हैं, ये तो उस तरह का लिखती हैं। लेकिन बात है कि सबकी अपनी एक मूल प्रवृत्ति होती है, लेखन जो होता है वो एक वास्तविक स्वरूप होता है और हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। जो दिनकर ने लिखा, वो मैं नहीं लिख सकती हूँ। जो उन्होंने जिस तरह की नज़र से अपने परिवेश को देखते हुए जो उन्होंने लिखा, रश्मि रथी लिखा, वो मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि मेरा समय बिल्कुल। काल, मेरी परिस्थिति, मेरे स अर्थव्यवस्था, हर चीज़ बिल्कुल अलग है। तो मैं लिखूँगी, लेकिन वो अपने रूप में लिखूँगी और आज के वास्तविक संदर्भ में मैं लिख सकती हूँ। तो किसी का किसी भी लेखक से कोई कंपैरिज़न पहले तो करनी नहीं चाहिए। सबका अपना एक मूल स्वरूप होता है, कोई श्रृंगार कहीं लिखता है, कोई वीर लिखता है, कोई सब कुछ लिखता है। वो बाल साहित्य भी लिख बिल्कुल। सकता है, गज़ल भी लिख सकता है, गीत भी लिख सकता है, दोहा भी लिख सकता है, कहानी भी लिख सकता है। तो ये तो उसकी हुँ। प्रतिभा है कि वो अपने अपने ज्ञान का विस्तार कितना करता है। हम क्यों कैटेगराइज़ कर बिल्कुल। देते हैं कि नहीं ये तो बहुत चीज़ करती हैं लेकिन ये यही है। ये तो ये सब करती हैं इसलिए ये यही है। ये तो मंच पे पढ़ती हैं इसलिए ये मंचिया हैं। तो आप कहीं न कहीं आप एक कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं कि आप हुँ, हुँ। यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं तो दूसरे को आप नीचे कर दीजिए। इस तरह की अच्छा। बात हो कई बार। आप बिल्कुल। देखिएगा कहीं भी जो शिकायतें होती हुँ, हैं हुँ। अपने ग्रुप में, तो वो एक-दूसरे को जो ब्लेम करते हैं, वो कहीं न कहीं इसी रूप में करते हैं कि हम तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो आप सामने वाले को नीचे कर दीजिए। तो इस तरह की भावना नहीं बिल्कुल। रखनी चाहिए। आप अपनी गति से, अपना जो आपका क्रिएटिविटी है, आपकी जो प्रतिभा है, उसको साथ लेकर आप आगे बढ़ें। वो आपकी पहचान है और समय ही उसका मूल्यांकन करेगा और कोई नहीं कर सकता है। अगर इस भाव से आप रचना करते हैं, तो ज़रूर आप कामयाब होंगे। अपनी नज़र में तो आप कामयाब हैं ही। जी। बिल्कुल। तो चलिए बहुत ही ख़ास बातचीत चल रही है। इसी बीच चाहेंगे कि एक प्रस्तुति हमारे तमाम श्रोताओं के बीच में। अच्छा मैं एक गीत सुनाती हूँ, शहर और गाँव का एक गीत है, जो बहुत ही बिल्कुल। लोगों ने पसंद किया था कि मुझे गाँव क्यों पसंद है, तो वो मैं बिल्कुल। सुनाती हूँ। कि शहर में अब तो ऊंचे घर है, शहर में अब तो ऊंचे घर है, ना पीपल की छाँव है, इससे अच्छा गाँव है, इससे अच्छा गाँव है। शहरों के घर पक्के होते, शहरों के घर पक्के होते, कच्चे रिश्ते नाते हैं, हाँ कच्चे रिश्ते नाते हैं। दुख के बदले किसी पे छाए, खुशियों के न छाते हैं, हाँ खुशियों के न छाते हैं। यहाँ न झरने नदियाँ पोखर, यहाँ न झरने नदियाँ पोखर, यहाँ न चलती नाव है, इससे अच्छा गाँव है, इससे अच्छा गाँव। देखिए कि शहर में मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं, बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, ऊँची-ऊँची इमारतें हैं, तो क्या हो रहा है कि छत पर चाँद नहीं आता है, छत पर चाँद नहीं आता है, चाँदनी गाँव में छूट गई, हाँ, चाँदनी गाँव में छूट गई। शहर के शोर शराबे में अब माँ की लोरी रूठ गई, हाँ, माँ की लोरी रूठ गई। अमुआ पर ना कूके कोयल, अमुआ पर ना कूके कोयल,
न कौवे की काव है, इससे अच्छा काम है, इससे अच्छा काम है। और आखिरी बंद में शहर की हकीकत देखिए कि शहर में कोई न संगी साथी, झूठ फरेब का मेला है, हाँ झूठ फरेब का मेला है। आगे बढ़ने की चाहत में सबने सबको ढकेला है, हाँ सबने सबको ढकेला है। न यहाँ न यहाँ न साथ में ईद दिवाली, यहाँ न साथ में ईद दिवाली, न कोई छूता पाव है, इससे अच्छा काम है, इससे अच्छा काम है, इससे अच्छा काम है। जी। बहुत ही बेहतरीन आपने, बहुत ही बेहतरीन। और जिस तरह से आपने शब्दों का चयन किया है, जिस तरीके से आप इसकी प्रस्तुति दे रही हैं, और जो आपने शहर और गाँव की जो तुलना की है, जो वास्तविकता बताई है अपने गीत के माध्यम से, वो तो काबिल-ए-तारीफ़ है। तो आदरणीय, धन्यवाद। बहुत ही खास बातचीत हुई, बहुत ही प्यारी-प्यारी आपने प्रस्तुति दी। तो अब बारी है हमारे युवाओं और श्रोताओं को, जो लगातार आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं या आपकी बातों को सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं, सबसे पहले तो उनका आभार व्यक्त करती हूँ, आप बहुत देर से बने हुए हैं। और अगर आप साहित्य के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उस विषय का अध्ययन बहुत ज़रूरी है और दूसरी बात मेहनत। आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है और एक समर्पित भाव से जब आप किसी चीज़ को पैशन के रूप में जब फ़ॉलो करते हैं, तो आप ज़रूर से कामयाब होंगे। और बहुत सारी चीज़ें हमारे आस-पास फैली हुई हैं, गूगल है, यूट्यूब है, मेटा अब आ गया, एआई का ज़माना है। आपको कविता लिखनी है, आप डाल दीजिए और एआई आपको एक प्रोड्यूस करके दे देगा। तो ये शॉर्ट जो सक्सेस होते हैं ना, जो शॉर्टकट होते हुँ, हैं सक्सेस के, ये बहुत क्षण-भंगुर होते हैं और फिर कुछ दिन बाद आप स्वयं से ही उकता जाएँगे कि अरे हम तो कुछ नहीं कर पा रहे। तो दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अगर स्वयं में संतुष्टि चाहिए और एक ये क्या एक आराधना होती है, एक साधना होती है। तो जब आप उस साधना में रत होकर किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, तो आपके अंदर जो संतुष्टि आती है, वो बहुत लंबे समय तक टिकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी कार्य करें, उस पैशन को फ़ॉलो करें, अपने सपने को ज़रूर देखें और उसको साकार करने के लिए जो साधन है, वो सही अपनाएँ और मेहनत करते जाएँ समर्पित भाव से, अध्ययन करेंगे तो आपके ज्ञान का विस्तार होगा। सीखने के लिए पूरी उम्र पड़ी है और अच्छा शिक्षक वही होता है जो पूरी उम्र सीखता है। तो अच्छा भी जो हुँ, श्रोता होता है ना, वही अच्छा वक्ता भी हो सकता है। तो जब आप अच्छा हुँ। पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे, तो आप अच्छा लिखेंगे, अच्छा बोलेंगे। तो आप इस पे शॉर्टकट्स बिल्कुल भी ना अपनाएँ और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते जाएँ। बस मेरा यही संदेश है कि अपने सपने को आप फ़ॉलो करें। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी सुन रहे थे अभी मुज़फ्फ़रपुर बिहार से डॉक्टर आरती कुमारी जी को, जो एक शिक्षिका हैं, एक लेखिका है और बहुत ही अच्छी सुप्रसिद्ध कह सकते हैं गज़लकारा है। बहुत ही प्यारी-प्यारी इनकी रचनाएँ हैं और अभी तक इनकी कई पुस्तकें भी आ चुकी हैं। आप चाहें तो इनकी पुस्तकें खरीद भी सकते हैं। तो चलिए, इसी बातचीत के साथ आज का इस सत्र को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आप सभी से लेती हूँ अलविदा। फिर मैं मिलूँगी अगले सत्र में एक नए साहित्यकार के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुस्कान जी, इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए।